नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अच्छी खबर के साथ। राजू श्रीवास्तव के तमाम फैंस के लिए राहत की खबर सामने आई है। राजू को आज सुबह होश आ गया है। राजू बीते 15 दिनों से एम्स में भर्ती हैं। डॉक्टर्स की टीम हर पल उनको मॉनिटर कर रही है। हर किसी को उम्मीद थी कि राजू ठीक हो जाएंगे। हर कोई राजू के सेहतमंद होने की दुआएं कर रहा है और अब राजू को आखिरकार होश आ गया है। राजू श्रीवास्तव के पीआरओ और एडवाइजर अजीत सक्सेना कॉमेडियन की सेहत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राजू श्रीवास्तव को सुबह 8:10 पर होश आ गया है। राजू के होश में आने से कॉमेडियन के परिवार के चेहरों की मुस्कान लौट आई है। राजू के तमाम फैंस जो उनके जल्दी सेहतमंद होने की दुआएं कर रहे थे, उन्होंने भी अब राहत की सांस ली है। तो आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव बीते 15 दिनों से एम्स में भर्ती हैं। हार्ट अटैक उनको आया था, जिसके बाद 15 दिन से लगातार राजू श्रीवास्तव का इलाज जारी था और उनके तमाम फैंस उनके ठीक होने की दुआएं मांग रहे थे और अब 15 दिनों बाद राजू को आज सुबह होश आ गया है। डॉक्टर्स की टीम उनको हर पल मॉनिटर कर रही है। राजू श्रीवास्तव के पीआरओ और एडवाइजर अजीत सक्सेना ने जानकारी दी है और उन्होंने ही बताया है कि राजू श्रीवास्तव को सुबह 8 बजे आज होश आया है। बढ़ते हैं आगे और झारखंड राज्य से बड़ी खबर है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री सोरेन के अवैध खनन मामले से तार जुड़े होने के आरोप में ये कड़ा कदम उठाया है। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने 2 पीआईएल दायर की थी और सीबीआई और ईडी से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की थी। ये मामला सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन, लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा है। आरोप यह है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन क्यूएरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली थी। सोरेन परिवार पर शेल कंपनी में इन्वेस्ट कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी सुनवाई की थी। दोनों ने जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत लाभ का पद से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सुनवाई की थी। अब ये सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब ट्रांसजेंडर्स को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जिसमें सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी भी शामिल होगी। बुधवार को इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के बीच हस्ताक्षरित एक नए समझौता ज्ञापन ने इस ऐतिहासिक कदम को संभव बनाया है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि समाज में परिवर्तनकारी सुधार की नींव रखी गई है। योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति ट्रांसजेंडर लाभार्थी को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इससे लगभग 4.80 लाख ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ होगा। एनएचए के सीईओ डॉक्टर आर.एस. शर्मा और डीओएसजेई सचिव आर. सुब्रमण्यम ने मंडाविया और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब बात करते हैं बिल्किस बानो केस की। इस केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसकी अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को भी पक्ष बताने का निर्देश दिया और गुजरात सरकार से 11 दोषियों की रिहाई पर जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली समेत 4 लोगों ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
पीएमएलए मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, ये कानून बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ दो पहलू को दोबारा विचार लायक मानते हैं कि ईसीआईआर की रिपोर्ट आरोपी को न देने का प्रावधान और खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपी पर होने का प्रावधान। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में खुली अदालत में सुनवाई और मौखिक दलीलें रखने की इजाजत मांगने वाली अर्जी को स्वीकार कर लिया था और मामले को गुरुवार को खुली अदालत में सुनवाई के लिए निर्देश दिया था। न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने बुधवार को कहा कि मौखिक सुनवाई के लिए अर्जी मंजूर की जाती है। मामले को 25 अगस्त 2022 को सूचीबद्ध किया जाता है। पीठ ने अदालत में कार्ति की पुनर्विचार याचिका पर गौर करते हुए ये बात कही। कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने के 27 जुलाई के फैसले पर फिर से विचार करने के लिए याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले पर गठित समिति की रिपोर्ट की जांच की। इस दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि रिपोर्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। कोर्ट ने इसे गोपनीय बताया। टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 फोन समिति को दिए गए थे और उन्हें कुछ मेलवेयर मिले हैं। इन 29 में से 5 फोन में से कुछ मेलवेयर थे। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि इस मेलवेयर वायरस के पीछे का कारण पेगासस है या नहीं है। उधर नोएडा में करीब 102 मीटर ऊंचाई वाले भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने की तैयारियां हो चुकी हैं। 28 अगस्त दोपहर 2:30 का काउंटडाउन टाइमर सेट हो चुका है। अपेक्स 32 मंजिला और सियान 28 मंजिला इमारत है। करीब 102 मीटर ऊंचाई वाले भ्रष्टाचार की इस इमारत को गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 28 अगस्त दोपहर 2:30 का काउंटडाउन टाइमर सेट हो चुका है। एपेक्स 32 मंजिला और सियान 28 मंजिला इमारत है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये दोनों बिल्डिंग धराशायी होगी तो धूल का गुबार कैसा होगा। लेकिन इस विशाल बिल्डिंग के गिरने के बाद होने वाली धूल की तबाही से कैसे निपटा जाएगा, इसका कोई प्लान किसी के पास नहीं है। जो धूल का गुब्बार उठेगा उसे कैसे रोका जाएगा, क्या कुछ तैयारी है? कोई तैयारी उसके लिए है नहीं। हम किसी की भी जान उसमें खतरे में डाल नहीं सकते। फायर टेंडर भी लगा नहीं सकते। धूल का गुब्बार उड़ना है, ना हेलीकॉप्टर्स लगा सकते क्योंकि नो फ्लाइंग जोन ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है ध्वस्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद। सो धूल के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्डिंग गिराने वाली कंपनी की माने तो ट्विन टावर से लेकर आसपास की बिल्डिंग को जियो फाइबर शील्ड से कवर तो किया गया है, लेकिन धूल के गुबार को रोकना नामुमकिन है। यानी हजारों लोगों की जिंदगी धूल से होने वाली बीमारी की जद में है। सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि कंपनी का कहना है कि धूल पर पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा सकता। यानी हवा का रुख तय करेगा कि धूल कहां तक जाएगी। धूल कितनी देर तक रहेगी और कितनी एरिया कवर करेगा वो धूल? Depends upon the wind pressure and wind direction on that day, but its estimated time is 10 to 12 minutes. कि wind pressure उस दिन कौन से डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन में कहां तक जा सकता है, ऐसा कोई अनुमान लगा नहीं सकते आप। अनुमान है कि इस टावर के गिरने के बाद करीब 3 किलोमीटर तक धूल उड़ेगी। ट्विन टावर के आसपास धूल का गुबार करीब 300 मीटर ऊंचा होगा। यानी अगर हवा तेज हुई तो ट्विन टावर से निकला धूल का गुबार पूरे नोएडा में फैल सकता है, जो सेहत के लिए खतरे की घंटी है। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण 10 गुना तक ज्यादा होने का भी अनुमान है, जिससे निपटने का कोई पुख्ता कदम प्रशासन के पास नहीं है। ट्विन टावर को 9 सेकंड में ढहाने का टारगेट है। यानी 9 सेकंड में 102 फीट ऊंची इमारत जमींदोज हो जाएगी। इसके ब्लास्ट के लिए जहां बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भरे गए हैं।
ट्विन टावर को 9 सेकंड में ढहाने का टारगेट है, यानी 9 सेकंड में 102 फीट ऊंची इमारत जमींदोज हो जाएगी। इसके ब्लास्ट के लिए जहां बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भरे गए हैं, वहीं 100 मीटर की दूरी पर शॉर्ट एक्सप्लोडर यानी ब्लास्ट करने वाली मशीन लगाई जाएगी, जिसके बटन दबाते ही बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाएगी। खास बात यह है कि टावर से हवा की विपरीत दिशा में शॉर्ट एक्सप्लोडर बनाया जाएगा। इंजीनियरों का दावा है कि एक शॉर्ट एक्सप्लोडर बनाया जाएगा। यह टावर से 100 मीटर की दूरी पर होगा और हवा की विपरीत दिशा में बनेगी। यहाँ से एक्सप्लोडर से एक ट्यूब टावर को कनेक्ट की जाएगी। एक्सप्लोडर में बटन दबाते ही टावर में शॉर्ट होगा, जो पहले कॉलम में शॉर्ट करेगा। इसके अलावा सभी मंजिल पे लगे कॉलम में एक एक कर शॉर्ट होगा और पूरे टावर में विस्फोट हो जाएगा। ऐसे ही 9 सेकंड में पूरा टावर ढहा दिया जाएगा। ब्लास्ट की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनेगा, लेकिन 100 मीटर के रेंज में बनाए जा रहे एक्सप्लोडर चुनौती भरा होगा, क्योंकि ब्लास्ट होते ही पूरा इलाका धूल में समा जाएगा। एक्सप्लोडर से एक्सपर्ट के बटन दबाते ही टावर के एक कॉलम में शॉर्ट होगा। इसी शॉर्ट से टावर में फैली वायरिंग डोनेटर के जरिए हर कॉलम में विस्फोट होगा। विस्फोट के साथ भयानक वाइब्रेशन होने की संभावना है, लेकिन कंपनी की माने तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वाइब्रेशन के लिए इम्पैक्ट कुशन बम्स बनाए गए हैं, जो बेसमेंट 2 में और पोडियम के अंदर और बाहर के मैदान में, वो सब जगह इम्पैक्ट कुशन बम्स बनाए गए हैं टू मिनिमाइज द वाइब्रेशन। और हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स ने एक रिपोर्ट बनाई है यूके वाले वाइब्रोटेक एजेंसी से कि यहाँ पे नोएडा है सेस्मिक जोन 4 में, अगर वो अर्थक्वेक आता है तो उसका वाइब्रेशन का होता है 300 मिलीमीटर पर सेकंड का ट्रैवलिंग स्पीड होता है उसका। और हमने जो प्रेडिक्ट किया है वो 22 से 34 मिलीमीटर पर सेकंड जब ये ध्वस्तीकरण होगा तब ये अनुमानित है। तो जो नोएडा में भूकंप आता है उसका 10% भी वाइब्रेशन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इस ब्लास्ट को लेकर पुलिस भी चौकस दिखाई दे रही है। करीब 300 पुलिस जवान और अधिकारी ब्लास्ट के दिन जगह जगह तैनात रहेंगे। कई जगहों पर परी चौक, एक्सप्रेसवे, महामाया फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक डायवर्जन भी होगा। एक्सप्लोसिव जोन के आसपास सुबह 7 बजे से सड़कें बंद हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि लगभग 300 के करीब हमारे सभी रैंक्स मिलाकर ऑफिसर रहेंगे और ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि बहुत जगह से डाइवर्जन्स भी होंगे, एक्सप्रेसवेज पे भी डाइवर्जन्स होंगे हमारे, और लोगों के सुगमता से तो चल सकें इसके लिए ट्रैफिक का भी हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। जो हमारे मेजर पॉइंट्स हैं परी चौक पे है और महामाया पे है, वहाँ पर 2 बजे से ही ट्रैफिक को रोका जाएगा। प्रशासन और टावर गिराने वाली कंपनी का दावा है कि तैयारी पूरी है, लेकिन आसपास की सोसाइटी के रेसिडेंट्स की परेशानी लगातार बरकरार है। नोएडा से संदीप पांडे के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पति पत्नी नदी में बह गए हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां बाइक समेत नदी में एक पति पत्नी बह गए। पुल पार करते समय यह हादसा हुआ है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर दोनों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर चुकी हैं। दोनों टीमें अंबावाता थाना क्षेत्र में गुड़ा पुलिया की घटना है, जहां पति पत्नी बाइक सहित नदी में बह गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। नदी में डूबे दोनों की तलाश का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? जी देखिए, उदयपुर के अम्बा माता थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक लोयरा गांव है, उस गांव में एक राठौड़ का गुड़ा पुलिया बहती है और अभी सभी जगह जो है कि सभी नदी नाले उफान में है, उदयपुर में। और ऐसे में आज एक दोपहर में एक महिला और पुरुष जो कि पति पत्नी बताया जा रहा है, वो उस पुल को पार कर रहे थे और उस पुल को पार करते समय उनका अनियंत्रित हो गए और अनियंत्रित होकर वो नदी में जा गिरे और बह गए। ऐसे में लोगों जो ग्रामीण मौजूद थे उन लोगों ने तुरंत अम्बावाता थाना पुलिस को सूचना दी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी जगह पर पहुंच गई है और रेगुलर जो है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उनको ढूंढने की पूरी जो है तलाश की जा रही है। जी कमलेश, रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी हाल फिलहाल क्या अपडेट है? दोनों की तलाश, क्या दोनों में से कोई भी एक मिला है, क्योंकि बाइक समेत दोनों बह गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक दोनों की जो है कि दोनों को सुराग नहीं मिला है और ना ही उनकी बाइक मिली है। ऐसे में
क्योंकि पानी का जो उफान है वो भी करीब पुल के ऊपर 2 से 3 फीट है और बहाव काफी तेज है, सिर्फ ढूंढने में समय लग सकता है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया कमलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ताइवान को चैलेंज करने के लिए चीन एयर शो करने जा रहा है। इसे ताइवान को जवाब के तौर पर भी देखा जा सकता है या फिर ताइवान को डराने की कोशिश भी कह सकते हैं। इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम ने ताइवान के उस वॉर जोन को भी बेहद करीब से देखा है जहां युद्ध का सबसे बड़ा खतरा है। ये ऐसा इलाका है कि अगर यहां अमेरिका से मदद मिली तो चीन की एयरफोर्स से लेकर उसकी नेवी तक इस इलाके में कदम नहीं रख पाएगी, या यूं कहें तो उनकी एंट्री ताइवान की एयरफोर्स 150 किलोमीटर दूर से ही बंद कर देगी। चीन के सामने ताइवान का वो बड़ा कवच क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जहाज कहां लैंड कर रहे हैं, ये जहाज कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कहां पहुंची, इसे समझाने के लिए आपको दिखाते हैं ताइवान के होलियन एयर बेस की लोकेशन। चीन को देखिए और फिर ताइवान के मैप को देखिए और ताइवान के पूर्वी किनारे पर होलियन एयर बेस को देखिए। यही वो जगह है जिसे ताइवान का सबसे सीक्रेट एयर बेस कहा जा रहा है और यहीं से चीन को रोकने के लिए सबसे बड़ी एयर पावर भी मौजूद है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ पर F-16 भी नजर आएंगे। एक यहाँ पर है और दूसरा F-16 भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस एयर बेस पर इस वक्त बहुत ज्यादा गतिविधियां हो रही हैं। 24 घंटे 7 दिन यहां से उड़ान भरी जा रही है। ताइवान की एयर पावर को लगातार टेस्ट किया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया वहां पहुंच चुका है जहां पर ताइवान का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एयरबेस है और मेरे पीछे देखिए, इस वक्त देखिए टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ साथ इस वक्त लैंडिंग की तस्वीरें बेहद करीब से इस वक्त आप देखेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। करीब से जाता हुआ ये देखिए, इस वक्त बेहद करीब से जाता हुआ आपको नजर आएगा ये फाइटर जेट, जो इस वक्त आपको बताएगा कि ताइवान की तैयारियां कितनी जबरदस्त है। युद्ध को लेकर ताइवान 24 घंटे अलर्ट पर है। चीन के ताकत वाले प्रदर्शन को लेकर डर बहुत ज्यादा है। ताइवान भी डरा हुआ है, अमेरिका भी परेशान है और जापान में भी दहशत है कि चीन को रोकना क्या अब नामुमकिन है। फिलहाल ताइवान में हालात ये है कि सब बस इंतजार वाले मोड में है। दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर, ताइवान को कहीं से भी हमले का सामना करना पड़ सकता है। चीन की वायुसेना ताइवान के लगातार चक्कर काट रही है और वो उसकी हवाई सीमा में दाखिल होकर ये बताना चाहती है कि ताइवान उसके एयर अटैक को रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ताइवान के पास सिर्फ F-16 ही नहीं बल्कि 2 और मजबूत फाइटर जेट हैं, जिससे चीन को जरूर डरना चाहिए, क्योंकि चीन की विशाल एयरफोर्स को जख्म देने के लिए ये जहाज भी तैयार हैं। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ F-CK चिंगफो लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। इन दोनों में मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये ना सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। वहीं F-CK 30 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। देखा जाए तो ताइवान के करीब 350 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। एयरबेस इस वक्त आपको दिख रहा है, हुलियन एयरबेस की तस्वीरें, यहाँ से कमांडोज की गाड़ियां आती जाती हैं, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त देखिए, ये इस तरफ है, मेरी दाईं ओर है, इस वक्त आप देख रहे हैं ये एयरबेस, और बाईं ओर ये समंदर का इलाका देखिए। आइए आपको मैं लेकर चलती हूँ उस समंदर के इलाके में। ये है ईस्ट चाइना सी का वो हिस्सा जो इस वक्त वॉर जोन के लिए सबसे सेंसिटिव और पीक माना जा रहा है। दरअसल इस सी के बारे में कहा जा रहा है,
इस ईस्ट चाइना सी को लेकर कहा जा रहा है कि यहां पर अब ताइवान अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देना चाहता है और पूरी स्ट्रेंथ लगाने का मकसद यही है कि वो अब कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं करने देना चाहता है जिसके जरिए उसको ऐसा लगे कि चीन को एज मिल सकता है। वो चीन जो लगातार ये जानता समझता है कि अमेरिका की शहर पर ताइवान, देखिए एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, अमेरिका की शहर पर ताइवान किस तरह से अब उससे आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है और यहाँ पर मछुआरों को मना किया गया है नहीं आने के लिए क्योंकि वॉर जोन है। कई लैंडिंग्स हुई हैं जो तस्वीरों में मैंने आपको आगे दिखाई है और इस बीच लगातार एक के बाद एक फाइटर प्लेन्स यहाँ से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।